नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत है। और हमारा जो राजस्थान के इतिहास का टॉपिक चल रहा था, उस राजस्थान के इतिहास के टॉपिक को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए आज हम जो राजपूत है उस राजपूत काल के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद में अपने राजस्थान जो इतिहास है उसको पूर्ण रूप से जैसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, उनका क्रम है उसी प्रकार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज अपने जैसे चौहान, प्रतिहार, परमार या चालुक्य है, या अपने जोधपुर के राठौड़ वंश है, बीकानेर का राठौड़ वंश है, किशनगढ़ का राठौड़ वंश है, या अपने बात करें भाटी वंश की, तो ये दोस्तों अपने क्रमानुसार पढ़ेंगे। लेकिन इनकी उत्पत्ति है उनके बारे में जो अपने आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अपने शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों आज राजस्थान के अंदर जो इतिहास है उस इतिहास के संदर्भ में राजपूत जो काल आया था दोस्तों, उस राजपूत काल की बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजपूत काल। क्या रहेगा? राजपूत काल रहेगा। तो दोस्तों जो राजपूत काल है इसके बारे में अपने संपूर्ण पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पढ़ेंगे तो किस इतिहासकार के बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा? तो एक इतिहासकार है जिसका सहारा लेना पड़ेगा हमें, और उनका नाम आता है दोस्तों इतिहासकार। और इस इतिहासकार का दोस्तों नाम आता है विंसेंट आर्थर श्मिट। विंसेंट आर्थर श्मिट नाम आता है दोस्तों। इस इतिहासकार का सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो बात कही गई है उसी बात को भारतीय इतिहास में शामिल किया गया है। अब कैसे? तो इतिहासकार जो वी.ए. श्मिट है, इन्होंने कहा कि हर्षवर्धन जो शासक हुआ करता था, इस हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? तो ये कहता है कि 647 ईस्वी के अंदर हर्षवर्धन की दोस्तों मृत्यु हो गई थी। और इस मृत्यु के बाद में ये कनौज का शासक हुआ करता था, और इसकी जैसी ही मृत्यु हुई तो इसके बाद में है जो कमजोर शासक हुए वहां पर, और कनौज को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रकूट, पाल वंश और इधर प्रतिहार वंशों के अंदर ये अपने आगे पढ़ेंगे एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 के अंदर हुई थी। तब से लेकर आपको पता है 1192 के अंदर तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। उस युद्ध के अंदर दोस्तों प्रथम युद्ध है वो पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा जीत लिया जाता है, और दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी के द्वारा दोस्तों इसके अंदर छल कपट के साथ में उसको जीत लिया जाता है और दिल्ली पर अधिकार हो जाता है मुगल वंश का। तो दोस्तों अपने बात करेंगे कि जो मुस्लिम वंश है उसमें गुलाम वंश ने दिल्ली के अंदर नींव रखी, और कह सकते हैं अपने कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम हुआ करता था उसके द्वारा दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया गया, और लाहौर के अंदर उसने अपनी राजधानी बनाई थी। और वहां पर दोस्तों कहते हैं कि उसने लाखों रुपए दान किए थे, इसलिए उसको लाख बख्श भी कहा जाता है। लेकिन वो इतिहास भारत के लेवल में भी पढ़ेंगे अपने। अब दोस्तों बात हमारी राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है और राजपूत काल से संबंधित है। तो आपको ये समझना है
कि जो इतिहासकार विंसेंट ऑर्थर स्मिथ है दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो हर्षवर्धन है इसकी मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई थी और इसकी मृत्यु के बाद में जैसे मोहम्मद गोरी के गुलामों के द्वारा दिल्ली पर अधिकार किया गया, तब तक का जो समय है, अर्थात ये दोस्तों 7वीं शताब्दी है, 7वीं शताब्दी से लेकर ये 12वीं शताब्दी बनती है। कौन सी है दोस्तों? इस समय को 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का जो काल है दोस्तों, उस काल को विंसेंट ऑर्थर ने क्या कहा है? राजपूत काल कहा है। राजपूत काल की संज्ञा दी है किसने? विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा देखिए कि जो इतिहासकार विंसेंट ऑर्थर स्मिथ है, इसने कहा कि जो हर्षवर्धन है ये दोस्तों अपनी गद्दी पर बैठा था 606 ईस्वी में और इसकी मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। तो इसकी मृत्यु के बाद में मतलब 7वीं शताब्दी के बाद में राजपूत इतने शक्तिशाली हो गए थे कि 1191-92 अर्थात 12वीं शताब्दी तक, जब तक मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर लिया जाता, तब तक का जो काल है उसको दोस्तों राजपूत काल कहा जाता है। अब ये बात आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों अपने पढ़ते हैं कि भारतीय जो इतिहास है उसमें क्या बात लिखी हुई है, राजपूत काल का जो टाइम पीरियड है वो कितना बताया है। तो उसके में अपने पढ़ेंगे दोस्तों कि भारतीय इतिहास में 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी का जो समय है, 650 से 1200 ईस्वी का जो समय है दोस्तों, इसी समय को भारतीय इतिहास में कहा जाता है राजपूत युग। क्या कहा जाता है? राजपूत युग कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि भारतीय इतिहास के समय है वो कब से कब तक है और इतिहासकार विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने भी 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का समय बताया है। अब दोस्तों राजपूत शब्द का जो अर्थ है उसके संबंध में अपनी बात करेंगे। तो जो राजपूत शब्द है दोस्तों, कहते हैं कि जो राजपूत शब्द है ये राजपुत्र से बना है। किससे बना है? राजपुत्र का विकृत रूप है। जो राजपूत शब्द है वो राजपुत्र का विकृत रूप है, अर्थात राजा का पुत्र के नाम से इसको जाना जाता था। अब दोस्तों इस शब्द का हमें पहली बार प्रमाण है वो 7वीं शताब्दी में मिला था। 7वीं शताब्दी में राजपूत शब्द का उल्लेख मिला है। जो राजपूत शब्द है दोस्तों, इसका हमें पहली बार उल्लेख 7वीं शताब्दी में उल्लेख मिला है। ये आप ध्यान रखना। अब दोस्तों इसमें आपने इतिहासकारों की बात करनी है। 1 नंबर डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा दोस्तों ये पता है क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो राजपूत शब्द है वो नया नहीं है। राजपूत शब्द है वो बहुत प्राचीन समय के अंदर जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ है उनके अंदर भी राजपूत शब्द का प्रयोग होता था। इनकी मैं शॉर्टकट बातें लिखते हूँ, आपने समझ लेनी है।
जो डॉक्टर गौरीशंकर ओझा है, इसने कहा है कि राजपूत शब्द प्राचीन है। प्राचीन का मतलब नया नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय ग्रंथों में किया गया है। भारतीय जो ग्रंथ है प्राचीन टाइम के, उन ग्रंथों के अंदर इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। अब क्या देखना है, और इसने क्या कहा है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है कि राजपूत शब्द है वो नया नहीं है, पुराना है। इनका उल्लेख कहाँ किया गया है, भारतीय ग्रंथों में किया गया है। लेकिन नई बात आपने अभी क्या नोट करनी है कि वैदिक काल के अंदर, जो वैदिक काल था, उस वैदिक काल के अंदर दोस्तों क्या हुआ कि मुसलमानों के द्वारा, जो मुसलमान थे, इन मुसलमानों ने राजपूत जो राजा थे उन पर आक्रमण किया। जो राजपूत शासक थे उन पर क्या किया, आक्रमण किया। यहां पर मैंने राजपूत शब्द दिया है, हालांकि अपने ऐसे कह सकते हैं कि वैदिक काल में मुसलमानों ने जो राजस्थान है वहां के शासकों पर आक्रमण किया। आक्रमण किया, उससे पहले जो आक्रमण हुआ था, इससे पहले जो शासक हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था, जो शासक हुआ करते थे उनको दोस्तों क्षत्रिय कहा जाता था। क्या कहा जाता था, क्षत्रिय कहा जाता था। और जैसे ही मुसलमानों ने आक्रमण किया, उसके बाद में एक जाति के लिए, किसके लिए, एक जाति के लिए इनको राजपूत कहा गया, राजपूत कहा गया। ये दोस्तों बात आपकी समझ में आ गई होगी कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो रोहिड़ा ग्राम सिरोही के निवासी है, और रोहिड़े का पुस्तक दोस्तों अपने राजस्थान का राज्य पुस्तक है, जो 1983 में उसको राज्य पुस्तक का जो दर्जा दिया गया था। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा दोस्तों ने कहा है कि राजपूत शब्द नया नहीं है, वो बहुत पुराना शब्द है, क्योंकि राजपूत शब्द है वो दोस्तों भारतीय जो ग्रंथ है प्राचीन समय के, उनमें उल्लेख मिलता है उनका। ये कहा है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। लेकिन इन्होंने कहा है कि वैदिक काल के अंदर जो राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान प्रदेश है जिसको राजपुताना कहा जाता था, उस राजपुताना या मरु प्रदेश या मरुस्थल प्रदेश के अंदर मुसलमानों के द्वारा आक्रमण किया गया। उससे पहले यहाँ के जो शासक थे दोस्तों उनको क्षत्रिय कहा जाता था। लेकिन इस युद्ध के अंदर मुसलमानों की जैसे ही विजय प्राप्त हुई और ये जो शासक है वो हार गए थे, इसलिए इन्होंने अपना जो नाम और जाति है वो राजपूत रख ली थी। इन्होंने अपनी जो जाति है दोस्तों वो राजपूत रख ली थी, अर्थात क्षत्रिय है वो मुसलमानों के युद्ध के बाद में जाति के रूप में अपना नाम राजपूत देना शुरू कर दिया। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों अपने डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, इनके बाद में एक चीनी यात्री आया था, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब उसी से पता चलता है सारा कि कौन कब आया था और उन्होंने अपनी अपनी क्या क्या बातें रखी है दोस्तों। तो अपने बात करेंगे चीनी यात्री ह्वेनसोंग की बात करेंगे। इन्होंने दोस्तों अपनी यात्रा का जो वर्णन है वो अपनी पुस्तक सियुकी में किया है। इस पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया है, सियुकी में अपनी यात्रा का वर्णन किया है। और इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने क्या किया है कि जो राजपूत राजा है, जो राजपूत राजा या शासक है, इन राजपूत राजा या शासकों को
इस पुस्तक के अंदर कहीं तो लिखा है क्षत्रिय और कहीं पर इनको राजपूत लिखा है। कहीं पर तो इन्होंने इनको क्षत्रिय लिखा है और कहीं पर इन्होंने राजपूत लिखा है। तो ये किसने? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने शिवकी नामक पुस्तक में लिखा है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे कि जो महाभारत है वो हमें राजपूतों के बारे में क्या जानकारी देता है। तो दोस्तों जो महाभारत है वो जानकारी हमें ये देता है कि जो द्रौपदी है, द्रौपदी, इसके लिए कहा गया है कि द्रौपदी राजपूती कुलीन छत्राणी है। राजपूते कुलीन छत्राणी है। ये बात दोस्तों महाभारत में मिलती है कि द्रौपदी है वो राजपूती कुलीन छत्राणी है। और ये भी महाभारत के विराट पर्व में मिलती है। विराट पर्व है उसमें मिलती है। कुल महाभारत में 18 पर्व है जिसके विराट पर्व में राजपूती कुलीन छत्राणी द्रौपदी के बारे में उल्लेख मिलता है। तो यहाँ राजपूत और छत्राणी दोनों शब्द ही प्रयोग में लिए गए हैं। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, जो हर्षवर्धन थे उस हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाण भट्ट, उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो बाण भट्ट है, बाण भट्ट, इनकी जो पुस्तक है हर्षचरित, क्या नाम है? हर्षचरित नामक जो पुस्तक है दोस्तों। इस पुस्तक के अंदर बाण भट्ट ने जो राजपूत है उनके लिए शब्द प्रयोग किया है क्षत्रिय सैनिक। क्षत्रिय सैनिक शब्द प्रयोग में लिया है, ये ध्यान रखना। बाण भट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक के अंदर जो राजपूत है उन राजपूतों को क्या कहा है? राजपूतों को क्या नाम दिया गया है? तो क्षत्रिय सैनिक कहा है। ये दोस्तों ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपने नेक्स्ट पढ़ना है किसके बारे में? राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे कि कैसे हुई। तो दोस्तों जो प्रतिहार है वो अपने आप को, प्रतिहार शब्द का मतलब पढ़ेंगे जैसे प्रतिहार करेंगे तब, कि प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल। द्वारपाल का काम करना। और द्वारपाल का काम किसने किया था? तो भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने किया था जब वो वनवास में थे तब। उस बात को लेकर जो प्रतिहार है वो अपने आप को उस लक्ष्मण की संतान मानते हुए सभी को सूर्यवंशी मानते हैं। और उसी के आधार पर अगर बात करें हमीर महाकाव्य की, जो नैनचंद्र सूरी का एक ग्रंथ है दोस्तों, उस ग्रंथ के अंदर चौहानों का चौहान जो जाति है या चौहान वंश था उसको दोस्तों सूर्यवंशी बताया गया है। और जो जनश्रुति है उनके आधार पर जो चंदेल शासक हुआ करते थे उन चंदेलों को दोस्तों चंद्रवंशी बताया गया है। और इसी प्रकार अपने आप जो अपने कर्म में पढ़ेंगे उस कर्म के अंदर दोस्तों अपने पढ़ेंगे सबसे पहले जो चंद्रप्रदाय का पृथ्वीराज रासो है उसके आधार में कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो कैसे हुई। तो अग्निकुंड का मत दिया था उन्होंने, वो दोस्तों अग्निकुंड का मत पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों अभी जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो पढ़ेंगे कैसे हुई। उत्पत्ति तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों 1 नंबर पे कि अग्नि कुंड से
उत्पत्ति, अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई गई है। इनकी राजपूतों की ये बताई किसने है? तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा चंद्रबरदाई का, चंद्रबरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा था, क्योंकि ये पृथ्वीराज तरीके के दरबार में थे और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका एक जन्म और एक मरण है, एक साथ ही इनका जन्म हुआ था और एक साथ ही इनकी मृत्यु हुई थी। और चंद्रबरदाई का जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है वो इसके पुत्र जलहन के द्वारा पूरा किया गया था। तो ये ध्यान रखना आपने दोस्तों। तो इस पृथ्वीराज रासो के अंदर अग्निकुंड से उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि दोस्तों ये कहा गया है कि जो अग्निकुंड है इसमें आप ध्यान से समझना कि जो आबू पर्वत है, आबू पर्वत है दोस्तों, उस आबू पर्वत पर विशिष्ट ऋषि नामक ऋषि तपस्या कर रहे थे। विशिष्ट जो ऋषि है वो तपस्या कर रहे थे और वो ऐसे दोस्तों ऐसे हवन कुंड है, जैसे ऐसा हवन कुंड बना रखा था और उसके अंदर ऐसे जोत जल रही थी। ऐसे उस जो हवन कुंड के अंदर अग्नि थी उसमें दोस्तों कुछ राक्षसों के द्वारा, राक्षस थे, उन राक्षसों के द्वारा दोस्तों क्या किया गया, इस अग्नि कुंड के अंदर मांस, मदिरा और हड्डियां डाल दी गई और इस यज्ञ को अपवित्र कर दिया। इससे विशिष्ट ऋषि ने पहले 3 योद्धा पैदा किए। कौन कौन से? प्रतिहार, परमार और चालुक्य। और इन्हीं चालुक्यों को दोस्तों सोलंकी भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, इन्हीं को सोलंकी भी कहा जाता है। मैं यहां लिख देता हूं कि ये चालुक्य है, ये वाला प्रतिहार, परमार और 3 नंबर है वो चालुक्य। चालुक्य भी कहा जाता है, चालुक्य। और चालुक्यों को दोस्तों क्या कहा जाता है? सोलंकी भी कहा जाता है। देखो विशिष्ट ऋषि ने इन 3 योद्धाओं को पैदा किया। इन योद्धाओं ने क्या किया, ये जो अग्निकुंड है इसमें जो राक्षसों ने मांस मदिरा डाला था उनको मारने के लिए इनको पैदा किया गया था, लेकिन ये तीनों इन राक्षसों को नहीं मार पाए। तो कहते हैं कि इस विशिष्ट ऋषि ने एक चौथा योद्धा पैदा किया जिसका नाम था चौहान। और इस चौहान ने अपनी देवी बनाई आशापुरा माता। आशापुरा माता को अपनी कुल देवी बनाकर इसका लिया आशीर्वाद। क्या लिया? आशीर्वाद लेकर इस चौहान के द्वारा इन राक्षसों का क्या कर दिया गया? वध कर दिया गया दोस्तों, वध कर दिया गया। और इस प्रकार कहते हैं चंद्रबरदाई ने कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। इस मत को स्वीकार किसने किया है? तो दोस्तों इस मत को स्वीकार करने वाले हैं सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण हो गए और दोस्तों मोहनोत नैणसी, इन दोनों के द्वारा दोस्तों इस बात को सही माना गया है। और 7वीं से 13वीं शताब्दी तक इसी बात को बाटों और जो गोपे होते हैं उनके द्वारा
इसी बात का व्याख्यान किया जाता था। ध्यान रखना कि जो बोपे भाट, जो बही पाठ होते हैं, उनके द्वारा इन्हीं बातों का व्याख्यान किया जाता था। तो तब तक इसी बात का प्रचलन था कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। और इस बात का समर्थन किसने दिया? सूर्यमल मिश्र ने। और किसने? मोहनोत नैन सिंह ने, जो किसके ग्रंथ के आधार पर है? चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो के आधार पर है। यहां तक दोस्तों आपको समझ में आई होगी बात। अब अपने बात करेंगे कि इनकी उत्पत्ति विदेशों से किसने बताई है। अग्निकुंड से अपने बात होगी, अब विदेशों से बात करते हैं। दोस्तों आप इसको 2-3 बार देखोगे, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और मैं आपको बीच में से शॉर्टकट नहीं करवा रहा हूं ताकि छोटा हो जाए। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर लगेगा आपको, लेकिन पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों इसके बाद में विदेशी किसने कहा है राजपूतों को? तो दोस्तों यहां पर आपने किस किस का नाम नोट करना है जो विदेशी बताने वाले हैं। तो दोस्तों एक आता है नाम कर्नल जेम्स टॉड। इसका आपने स्टार लगा के याद रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि इन्होंने अग्निकुंड का जो मत था, अग्निकुंड से उत्पन्न का, उस मत का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है। कैसे किया है? इन्होंने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ में लिखा कि कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा कि जो जाति विदेशों के अंदर से भारत में आई थी और उस भारत में आने के बाद में क्या हुआ, उनको अग्नि के समक्ष बिठाकर, अग्नि को साक्षी मानकर उनको क्या कर लिया गया? भारतीय धर्म में शामिल कर लिया गया था। ये बात कही है उन्होंने ये नहीं कहा कि अग्नि के अंदर से पैदा हुए थे, ये कहा है कि ये विदेशी जातियां थी। लेकिन इनको क्या है? अग्नि के समक्ष बिठाकर, अग्नि को साक्षी मानकर इनको पवित्र कर लिया गया और फिर इन्हें अपना लिया गया। ऐसे मान के चलो जैसे हिंदू समाज के अंदर शादी के समय जो फेरे होते हैं वो एक अग्नि को समक्ष या साक्ष्य मानकर किए जाते हैं, उसी को पवित्र माना जाता है। और यही मत है वो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि इनको अग्नि के समक्ष पवित्र किया गया, फिर भारतीय व्यवस्था के अंदर इनको ले लिया गया, जाति वर्ण है उसमें शामिल कर लिया गया। तो कर्नल जेम्स टॉड ने भी इनको विदेशी कहा है, विदेशी कहा है। और कर्नल जेम्स टॉड के साथ में डॉक्टर भंडारकर, इन भंडारकर ने भी इनको विदेशी कहा है। और दोस्तों किसने कहा है? और कहा है विलियम क्रुक ने। जो विलियम क्रुक है, इनके द्वारा भी इनको विदेशी कहा गया है। और किसने कहा है? तो दोस्तों जो स्मिथ है, इस स्मिथ ने भी इनको क्या कहा है? विदेशी कहा है। लेकिन स्मिथ ने कहा है कि ये विदेशी हूण जाति के हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है, हूण जाति के विदेशी किसने कहा है? तो स्मिथ ने कहा है। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ इसका पूरा नाम है। इनके द्वारा इनको हूण जाति से उत्पन्न बताया गया है। विलियम क्रुक, जिन्होंने क्या किया, जो कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक थी ना एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका प्रकाशन करवाया था लंदन में, वो यही विलियम क्रुक थे। तो दोस्तों विदेशी कहा है। और विलियम जो डॉक्टर भंडारकर है, इन्होंने इनको विदेशी ब्राह्मण कहा है, विदेशी ब्राह्मण की उत्पत्ति से बताया है। तो दोस्तों आपको इतनी बात याद होगी। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किनके बारे में किसने कहा है? तो दोस्तों उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति 3 नंबर पे है, उत्पत्ति ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किस किसने दिया है? तो दोस्तों डॉक्टर D.R. भंडारकर,
इन्होंने राजपूतों को विदेशी ब्राह्मण की संतान बताया है, विदेशी ब्राह्मणों की संतान कहा है, विदेशी ब्राह्मणों की संतान कहा है। लेकिन अधिकांश इतिहासकार राजपूतों को ब्राह्मण मानते हैं, अधिकांश इतिहासकार राजपूतों को क्या मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं, लेकिन वो भी भारतीय मानते हैं, विदेशी नहीं मानते, ये ध्यान रखना है आपने। अब इसका अपने को पता कैसे चलता है, तो दोस्तों जोधपुर का एक गटियाला शिलालेख है, कौन सा, जोधपुर का शिलालेख है, एक गटियाला शिलालेख बोलते हैं। उस शिलालेख के अंदर एक ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है मंडोर के अंदर। उस मंडोर के ब्राह्मण जिसको रोहिल्दी कहा जाता था, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, क्या नाम था, राजा हरिश्चंद्र ब्राह्मण था, जिसको रोहिल्दी कहा जाता था। इसके दो रानी थी, एक रानी तो थी जो ब्राह्मण थी और दूसरी है वो रानी क्षत्रिय थी, एक तो ब्राह्मण थी और एक क्षत्रिय थी। इस क्षत्रिय रानी है, इससे जो 4 पुत्र पैदा हुए थे उन्हीं से माना जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, राजपूतों की उत्पत्ति इन्हीं से मानी जाती है। हरिश्चंद्र व उनकी जो क्षत्रिय पत्नी है उनके द्वारा ही जो 4 जो बच्चे हुए हैं, 4 पुत्र हुए हैं, उनसे कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। ये बात लिखी गई है जोधपुर के गटियाला शिलालेख में। तो दोस्तों ये भी आपने ध्यान रखना है। अब अपने बात करते हैं कि जो जोधपुर के बाद में आपने नेक्स्ट अगर पूछे कि चंद्रशेखर ब्राह्मण था, चंद्रशेखर ब्राह्मण था, उसके बारे में सुना होगा आपने। चंद्रशेखर एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण का विवाह है दोस्तों अवंती सुंदरी से हुआ था, अवंती सुंदरी के साथ में हुआ था जो क्षत्रिय थी। और इसी आधार पर कहा जाता है कि जो चौहान या जो राजपूत है वो दोस्तों ब्राह्मणों की ही संतान है, ब्राह्मणों की ही संतान है। एक तो डॉक्टर B.R. भंडारकर ने सिर्फ विदेशी ब्राह्मण कहा है, चंद्रशेखर जो है ब्राह्मण की शादी अवंती सुंदरी से होना राजपूतों का ब्राह्मण होने का अकाट्य प्रमाण है, इसको कोई काट नहीं सकता, ऐसा प्रमाण है ये। और कौन से प्रमाण है, तो दोस्तों महाराणा कुंभा थी, और उस महाराणा कुंभा के द्वारा उन्होंने एक जयदेव के गीत गोविंद पर टीका लिखी थी रसिक प्रिया नाम। उस रसिक प्रिया के अंदर, रसिक जो प्रिया है दोस्तों, इस रसिक प्रिया के अंदर जो मेवाड़ के राजपूत थे, मेवाड़ के राजपूत, उनको दोस्तों नागर जाति के ब्राह्मण बताया गया है, या नागर जाति के ब्राह्मणों की संतान, जाति के ब्राह्मणों की संतान बताया गया है। तो दोस्तों ये चीज आपको याद रखनी है। अब दोस्तों अपने आगे बढ़ते हैं कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति के संबंध में और कौन कौन से, ये राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में और कौन कौन से विचार है जो हमें पता चलता है जिनसे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों अब अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो चंद्रवंशी या सूर्यवंशी, चंद्रवंशी व सूर्यवंशी किसने कहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये कहा गया है अग्नि पुराण, अग्नि पुराण से पता चलता है कि जो भगवान कृष्ण थे और अर्जुन, भगवान कृष्ण और अर्जुन के जो वंशज है
वो चंद्रवंशी है और जो भगवान श्री राम परस में लव व कुश इनकी जो संतान होगी वो दोस्तों सूर्यवंशी कहलाएंगे। इसी आधार पर जिन्होंने प्रतिहार वंश है वो दोस्तों अपने आप को राम के भाई लक्ष्मण के संतान मानते हुए सभी को सूर्यवंशी मानते हैं। तो जो अपने कह सकते हैं कि हमीर जो महाकाव्य है नयन चंद्र सूरी का ग्रंथ है उसमें चौहानों को दोस्तों सूर्यवंशी बताया गया है। तो अपने इस प्रकार से जो राजपूत काल है दोस्तों और राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई उनके संबंध में आपने अध्ययन किया है। अब दोस्तों डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इनको क्या माना है ये विशेष रूप से आपने नोट करना है कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इन्होंने दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कहा है कि ये तो वैदिक काल में क्षत्रियों की संतान है, वैदिक क्षत्रियों की संतान है ये कहा है दोस्तों। क्या कहा है कि ये तो वैदिक क्षत्रिय है उनकी संतान है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने ये बात कही है दोस्तों। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। मिश्रित जाति का सिद्धांत ये किसने दिया था तो ये दोस्तों D.P. चट्टोपाध्याय ने ये कहा था। ठीक है कि ये मिश्रित है इन पे अपने को विवाद करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज आपको जो राजपूत काल है हर्षवर्धन से मुगलों के शासन काल तक जो बीच का समय है उसको क्या कहा गया है ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरह से इस वीडियो को देखने के बाद में याद हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब कंटिन्यूज करेंगे। सबसे पहले प्रतिहार करेंगे फिर चौहान वंश करेंगे। इसी प्रकार क्रम में चलते हुए पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।